हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपना मॉड्यूल डिस्कशन चल रहा था, मॉड्यूल के सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा था, जिसका मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन 1 से 50 तक अपन प्रीवियस 2 लेक्चर में बात कर चुके थे। तो अपना बेटा मॉड्यूल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें चैप्टर अपना चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा अपने पास 1 से 50 तक क्वेश्चन हो गए थे। 51 से अपन को क्वेश्चंस करने थे। अपन ने बेटा अभी तक बोर, रदरफोर्ड, उनकी एनर्जी, रेडियस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। वहां पे बेटा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब अपन न्यूक्लियस से बाहर की साइड जाते हैं, तो हमेशा याद रखना न्यूक्लियस से बाहर की साइड जाते हैं तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है और इन्फिनिटी पे जाके मैक्सिमम हो जाती है जो 0 होती है। वहीं न्यूक्लियस से बाहर की साइड जब जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है। और आपको बोला था E2 माइनस E1 मतलब फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स का, पहली 2 कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। बाकी चाहे सबको जोड़ दो और इसको अलग रखो तो भी वो इसके इक्वल नहीं हो पाता है। तो जब भी आपको बोले मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन, मैक्सिमम एनर्जी चेंज, तो वो हमेशा 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तब होता है। तो मैंने बोला था आपको कि जब न्यूक्लियस से अपन बाहर की साइड जा रहे हैं, अपर स्टेट्स में जा रहे हैं, N1 से अपर स्टेट्स में जा रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन का केस होगा, वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वहां पे अपन को ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे जब अपन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएंगे तो वहां पे एमिशन का केस होगा। इस केस में बेटा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब आपको ऐसी बातें बदले क्वेश्चन में, तो आप पहले ये देखो कि आपके एब्जॉर्प्शन का केस है या आपके एमिशन का केस है। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन ने एनर्जी और वेवलेंथ के लिए बताया था कि आपकी जो एनर्जी और वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, जहां पे न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, लेमडा आपकी वेवलेंथ होती है, सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बेटा ध्यान रहने चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब बेटा अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। स्टेज 1 अपना चल रहा था बेटा। ये सारी चीजें मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल इसलिए करवाई क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में बेटा ये सब काम में आता है। यदि आपको थ्योरी ध्यान है, कॉन्सेप्ट पता है क्या हो रहा है, तो फिर बेटा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते, बशर्त कि आपकी कैलकुलेशन सही हो। कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा आप नहीं करें। तो इसलिए मैंने आपको बोला कैलकुलेशन से रिलेटेड बात जब भी आती है तो बेटा कैलकुलेटर से नहीं करना है, आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है। अभी इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट बेटा ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्शन नहीं आएगा। लेकिन बेटा धीरे धीरे करते जाओगे तो कैलकुलेशन वगैरह की भी अपन को हैबिट हो जाती है। तो बेटा अभी अपन बात जो कर रहे हैं आपकी स्टेज 1 की कर रहे हैं। स्टेज 1 में क्वेश्चन 1 से 50 तक मैं बात कर चुका था। आगे बेटा क्वेश्चन 51 की बात कर रहा हूं, देखते जाते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 51 बोल रहा है बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा अभी एनर्जी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें आएंगी, तो उसको मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा समझा देता हूं पहले, उसके बाद अपन बेटा आगे की बात करेंगे होता क्या है। ठीक है? तो बेटा अपन इसमें बात करें तो हमको पता है ये न्यूक्लियस है। उसके बाद बेटा अपन बात करें तो ये अपनी फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, उसके करस्पॉन्डिंग शेल्स आती हैं। ठीक है? ये आपको बेटा बात पता है। अपन ये बोल सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा। मैंने बोला n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और अपन लास्ट तक गए तो इनफाइनाइट पे आ जाएंगे। डन? ये इनफाइनाइट होता है बेटा। इनको 1 2 3 4 बोलो, या इसको k, इसको l, इसको m, इसको n ऐसा भी बोल सकते हो बेटा। यहां पे यदि मैं वैल्यूज की बात करूं तो इनके एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है, जो अपन ने पहले भी बात की है। जैसे यहाँ पे वैल्यू E1 जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहाँ पे वैल्यू जो अपन बात करें इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इंफिनिटी पे वैल्यू 0 होता है जो मैक्सिमम होगा।
आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जीरो मैक्सिमम कैसे हो सकता है। बेटा ये सारी नेगेटिव है, इसीलिए बोला जाता है आगे जाने पर वैल्यू बढ़ती जाती है और जीरो जाके मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में थी। बेटा एनर्जी डिफरेंस की मैं जब बात करूं तो एनर्जी डिफरेंस ध्यान रखिएगा। बेटा यहाँ पे आपका एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यहाँ पे बेटा ये एनर्जी डिफरेंस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यहाँ पे 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा। इस डिफरेंस को कंबाइंड कर दूं तो बेटा याद रखिएगा ये डिफरेंस 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बेटा ये कुछ डिफरेंस आपको ध्यान रखने होंगे कि कितना कितना डिफरेंस है, किस तरीके से अपन उन डिफरेंस को सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा ये अपन ने थोड़ा सा एनर्जी और इनसे रिलेटेड बात की। अब बेटा अपन क्वेश्चन की बात करें, इसमें साथ में याद रखें n इज इक्वल टू 1 को बेटा मैं ग्राउंड स्टेट मान के चलता हूं। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन खुद की स्टेट में रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का खुद का घर है जब तक हमें कुछ नहीं बोला है। बेटा ये ग्राउंड स्टेट है, ये बेटा हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। यदि इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो यहां से जो सबसे पहले वो एक्साइटेड होके आएगा वो यहां पे आ सकता है, इसे बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपकी ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जो आपकी ये 2 है इसे बोला जाता है ES1। जो आपकी E2 होती है उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। जो E3 है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से यहां आया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो E3 जो है इसे बोला जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे मैं इसकी बात करूं इसे बोला जाएगा E4, जो आपकी होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ गई बात? और ये आपकी फर्स्ट जो है ग्राउंड स्टेट है, E1 क्या है अपनी ग्राउंड स्टेट है। तो आपसे कभी इलेक्ट्रॉन बोले फर्स्ट, कभी क्वेश्चन बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब बेटा अपन E2 की बात कर रहे हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब बेटा अपन थर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब अपन फोर्थ स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए। डन बेटा? अब इसमें बेटा अपन आगे के कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो हमारे से इससे क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहा है। बेटा अब अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 51 आपको बोला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इसकी बात कर रहा है, E2 की बात कर रहा है। E2 में मेरे को एनर्जी डायरेक्ट पता है कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2, इसकी वैल्यू होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन आपको ये वैल्यूज ऑप्शन आप देखोगे तो आपके ऑप्शन जूल और किलो जूल में बात कर रहे हैं। डन बेटा? तो इसके लिए बात कर रहे हैं और पर मोल की बात कर रहे हैं। बेटा ये जो एनर्जी होती है पर एटम की बात होती है, पर एटम। और पर मोल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कैसे सॉल्व होगी वो देख लीजिए। तो बेटा इस एनर्जी को जो ES1 है इसको मैं बोल सकता हूं -3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। क्योंकि बेटा एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो बेटा इतना जूल पर एटम आ गई एक एटम के लिए। एक मोल की बात करूं तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम होते हैं। तो वहां पे ये भी बोल सकता हूं ES1 जो होगी -3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपके पास आ जाएगा जूल पर मोल। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में बदला, इससे मल्टीप्लाई करा, फिर जूल को मैंने मोल में चेंज किया, सॉरी एटम को मोल में चेंज किया, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। और जैसे ही आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अराउंड, सॉल्व करने के बाद तो ये बेटा वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व करने के बाद ES1 की। कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप देख लें, टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। -3.28 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ये बेटा आपका आंसर होगा जिसकी अपन बात कर रहे हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। चलो आगे। तो बेटा क्वेश्चन 51 अपना हो गया है, जिसमें अपन से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इसने एनर्जी पूछी थी। उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले आपने जूल में कन्वर्ट किया और फिर एटम को आपने मोल में कन्वर्ट किया। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, इसलिए अपन ने एवोगैड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई किया है। ये बेटा आपका क्वेश्चन 51 है जिसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आती है बात बेटा?
बेटा इसका ये फंडा आप ध्यान रखें, एक्साइटेड स्टेट का क्या फंडा है ये मैंने आपको समझा दिया है। बेटा क्वेश्चन 52 की बात कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लीनियर स्पेक्ट्रम। बेटा लीनियर स्पेक्ट्रम की जब भी बात करें तो आपने थ्योरी में पढ़ा भी है, ध्यान रखिएगा, दैट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर एलिमेंट, नॉट फॉर कंपाउंड, नॉट फॉर मॉलिक्यूल। तो बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लीनियर स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम की जब बात करेंगे तो वो तत्वों के लिए होता है, यौगिक के लिए नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन आपको यौगिक कंपाउंड की बात कर रहा है, इसका मतलब वो गलत है और उसने गलत ही पूछा है, नॉट ट्रू ये पूछा था उसने। डन। तो क्वेश्चन 52 का बेटा आप ऑप्शन 4 बताओगे, फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन 53 पे बात करूं, क्या बोलता है 53 देखिएगा, when an electron in Bohr's atomic model in hydrogen atom is moving from 3 to 1 then release energy। तो बेटा देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से 1 में आता है तो रिलीज एनर्जी कितनी होती है, इतनी। डायरेक्ट अब ये चार्ट यदि आपको याद है बेटा तो क्वेश्चन इजीली हो सकता है, इसलिए इस चार्ट को एक रफ पेज पे बना के आप आपकी स्टडी टेबल पे चिपका सकते हैं, जिससे आप इसको देख लें तो अपना काम हो जाए। तो बेटा थर्ड से फर्स्ट स्टेट के लिए जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अपन बेटा क्वेश्चन 52 की बात करते हैं, देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन 52। तो थर्ड से फर्स्ट के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा वो है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा जूल में चेंज करना है, तो 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। और जूल को अर्ग में चेंज करना है, तो अर्ग के लिए आपको पता है 10⁻⁷ से अपन 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेटा आपका अर्ग पर एटम के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो बेटा इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, ये पर एटम होता है आपको पता है, यहां भी देखा था। पर मोल की बात करता तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, ये याद रखें। तो बेटा जैसे ही आपने E3 माइनस E1 को सॉल्व किया, तो बेटा सॉल्व करने पर जो इसकी कैलकुलेशन के बाद में वैल्यू आएगी वो 0.1936 इंटू 10⁻⁻10 अर्ग पर एटम आएगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो ये आपका E3 माइनस E1 मतलब इलेक्ट्रॉन को थर्ड से फर्स्ट स्टेट में पहुंचाने के लिए एनर्जी चेंज है। और बेटा आपको ये पता होना चाहिए, फिजिक्स बोलती है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो इस तरीके से अपन ने 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करके उसे अर्ग में चेंज कर लिया है। डन। कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप करके देख लें, नहीं होता है तो फिर आप मेरे को दोबारा बताएं, डाउट काउंटर पे अपन वहां पे बात कर सकते हैं। बेटा इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं। 53 क्या बोल रहा है, सॉरी ये 53 था आपका, ये 54 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 54 बोलता है आपको, व्हेन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल द रिलीज एनर्जी। बेटा सिंपल इसी चार्ट पे पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है तो एनर्जी डिफरेंस कितना होता है। तो एनर्जी डिफरेंस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो मैंने क्या बोला, when electron moves from third to second state then release energy is 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी से दूसरी कक्षा में आता है तो उसमें ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये अभी हमने यहाँ पे देखा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा जूल में चेंज करना है, तो 1.89 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम आएगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो इसको आप जैसे ही बेटा सॉल्व करके रखोगे तो बेटा ये आपकी आएगी 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो क्वेश्चन 54 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक बार बेटा मैं इसको रफ करता हूं, फिर अपन बाकी आगे के क्वेश्चंस की धीरे धीरे बात करते हैं।
तो बेटा अपन आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन 54 अपना हो गया है, क्वेश्चन 55 पे आ जाओ, क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन 55 बोलता है आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए हीलियम प्लस आयन इज इक्वल टू, हीलियम प्लस आयन का आयनन विभव किसके समान होगा। तो बेटा आपको पता है आईपी जो होता है, हमेशा याद रखिएगा आईपी आपका -E1 के समान होता है, सेम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी आपकी जो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है उसके माइनस के इक्वल होता है। और आपको ये पता है जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का माइनस होती है। तो बेटा यहां से माइनस माइनस हट जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट शेल में होगी उसके इक्वल आ जाएगी। ये इवन है तो ये भी इवन और ये भी इवन, तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हीलियम प्लस आयन का आयनन विभव उसके प्रथम कक्षा में गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो क्वेश्चन 55 का आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। डन बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 56 की बात करता हूं। 56 बोलता है आपको ट्रू स्टेटमेंट इज, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज सेम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एनी शेल। बेटा ये गलत है। आयनन ऊर्जा आयनन विभव गतिज ऊर्जा के समान होता है, लेकिन फर्स्ट कक्षा की गतिज ऊर्जा के समान होता है, इस चीज का याद रखें। किसी भी कक्षा की गतिज ऊर्जा के समान नहीं बोल सकते हैं, ये अभी अपन ने चेक किया है। तो मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, लेकिन फर्स्ट शेल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। किसी भी शेल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अपन नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। सेकंड बोलता है सेपरेशन एनर्जी ऑफ शेल इज सेम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल। सही बात है बेटा। बेटा सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इनफाइनाइट में भेजना है, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसे सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। और बेटा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, ये आपने पढ़ रखा है। तो बेटा इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहा हूं। 57 आपको बोल रहा है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन आर दिस दिस दिस, वैल्यू ऑफ सेपरेशन पोटेंशियल फॉर सेकंड स्टेट। बेटा सेपरेशन पोटेंशियल का मतलब पृथक्करण विभव की बात कर रहा है, पृथक्करण ऊर्जा की बात कर रहा है। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। एक बार इसको समझिएगा। मैंने फिर से वही डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये n = 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डन। तो E4 जो आपकी है वो कितनी है देख लीजिए, वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको इलेक्ट्रॉन को सेपरेशन पोटेंशियल सेपरेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, पृथक्करण ऊर्जा पृथक्करण विभव की बात कर रहा हूं, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस भी इस फोर्थ स्टेट की पूछिए, फोर्थ ऑर्बिट की, यहां से इलेक्ट्रॉन को आपको इनफाइनाइट पे भेजना है, तो सेपरेशन एनर्जी या सेपरेशन पोटेंशियल फोर्थ स्टेट का जो होगा वो क्या होगा, E इंफिनिटी माइनस E4। इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होती है पता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये आपके पास आ गई 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आई, सेपरेशन एनर्जी आई। ठीक है। सेपरेशन पोटेंशियल चाहिए तो बेटा आपको पता है यहां पे इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो सेपरेशन पोटेंशियल हो जाएगा 0.85 वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एनर्जी और वोल्ट में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है देख लो एक बार दोबारा। हमको पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग V = W/Q। ये बेटा ये V जो है पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल v वेलोसिटी को बताता है, कैपिटल V पोटेंशियल को बताता है। तो W क्या है, एनर्जी की बात कर रहा हूं यहां से मैं, तो मैं यहां से क्या बोल दूं, एनर्जी = QV हो गया। एनर्जी कितनी आई 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q क्या होता है, E मान ले अपन, V से V कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0.85 वोल्ट, दैट इज द सेपरेशन पोटेंशियल। तो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, जो शेल में एनर्जी है उसका माइनस ले लो, और पोटेंशियल है तो E हटा दो, वोल्टेज में पोटेंशियल की बात होगी। राइट बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 क्या बोल रहा है देखिएगा। इफ सेपरेशन एनर्जी ऑफ M शेल फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी।
तो बेटा क्वेश्चन 58 की बात कर रहा हूं, आपको सेपरेशन एनर्जी दी है एम शेल की, तो याद रखिएगा के का मत के एल एम एन है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो बेटा आपको सेपरेशन एनर्जी दी है एम शेल की, मतलब थर्ड की, तो सेपरेशन एनर्जी थर्ड शेल की इसने दी है आपको, कितनी दी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक चीज आप याद रखना, सेपरेशन एनर्जी जैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो तो फर्स्ट शेल की निकलती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी तो फर्स्ट शेल की निकलती है, आयनन ऊर्जा प्रथम कोश की निकलती है। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो -E1 होती है। बाकी फर्स्ट शेल के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इनको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल करके सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। फर्क समझ में आ गया? आयनन ऊर्जा फर्स्ट कक्षा के लिए, बाकी जितनी भी कक्षाओं के लिए आयनन ऊर्जा नहीं बोल के हम क्या बोल देते हैं पृथक्करण ऊर्जा। तो मेरे को सेपरेशन एनर्जी पता लग गई, तो मैं यदि थर्ड शेल में एनर्जी की बात करूं तो क्या होगी माइनस सेपरेशन एनर्जी थर्ड शेल की, तो कितनी हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये E3 आ गई आपके पास, और आपसे पूछा क्या है बेटा इसने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी पूछी है, इसने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2 में एनर्जी पूछी है। तो एक तो आप डायग्राम से डायरेक्ट बोल सकते हो, थर्ड की एनर्जी यदि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सेकंड मतलब ES1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ये आपको पता है। तो बेटा ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो बेटा 58 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे हमारे को क्या नई चीज सीखने को मिली, फर्स्ट कक्षा की फर्स्ट शेल की आयनन ऊर्जा जो होती है वो -E1 होती है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सेपरेशन एनर्जी से बोलते हैं, पृथक्करण ऊर्जा से बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला थर्ड शेल की सेपरेशन एनर्जी क्या होगी -E3, फिफ्थ शेल की सेपरेशन एनर्जी क्या होगी -E5। सेपरेशन एनर्जी का मतलब पृथक्करण ऊर्जा। याद रखें आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन ऊर्जा केवल फर्स्ट कक्षा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए डिफाइन होती है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी ऑर्बिट है उन सब के लिए सेपरेशन एनर्जी होती है। समझ में आ गई बात बेटा? ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं। 59 क्या बोलता है एक बार देखते चलिएगा। क्वेश्चन 59 बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है स्पेक्ट्रम लाइन में तो जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनवर्स का मतलब व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती। तो बेटा याद रखिएगा जो एनर्जी होती है उसके बेटा व्युत्क्रमानुपाती होती है, एनर्जी लेवल्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि बेटा इसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो क्वेश्चन 59 में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो आपको क्या बोला, जो एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उनके अंतर के लैम्डा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गई बात? तो बेटा यहां ये अंतर नहीं है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/λ RZ स्क्वायर, एलसीएम ले लो, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर है तो N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। तो बेटा इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये अपन को पता है। वैसे भी हमको पता है ऊर्जा के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा, एनर्जी के इनवर्स होगा। तो क्वेश्चन 59 का बेटा अपन जो बात कर रहे हैं फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पूछ लेता है, इसके लिए रेडी रहे। क्वेश्चन 60 बोल रहा है इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ टू एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, द नंबर ऑफ लाइन दैट मे अपीयर इन द स्पेक्ट्रम। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है, 5 से ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब बेटा फर्स्ट मान के चलते हैं, जब तक आपको कुछ भी नहीं बोले और आपको आद्यावस्था या ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हम फर्स्ट स्टेट को मान के चलते हैं ग्राउंड स्टेट। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो इसको अपन E1 बोलो या बेटा ग्राउंड स्टेट बोलो, एक ही बात है। डन बेटा? तो 5 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन,
60 क्वेश्चन में बात कर रहे हैं अपन। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी स्पेक्ट्रम में, तो बेटा एक स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, n2 माइनस n1 प्लस 1/2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस का ये फॉर्मूला होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहाँ पे बेटा वैल्यूज रखो 5 माइनस 1 प्लस 1/2। तो बेटा 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, माइनस 1 से प्लस 1 गया 5/2, इससे 2 बार गया, तो बेटा आपका आंसर आएगा जो वो 10 आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 60 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ लाइन जो स्पेक्ट्रम में मिलेगी वो 10 मिलेगी, मतलब आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा। चलो आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। ये याद रखना, ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है भाई, इस चीज के लिए रेडी रहे। डन। क्वेश्चन 61 की बात करूं, लाइन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम किससे रिलेटेड है, तो बेटा पहले भी बताया है परमाणु के लिए होता है, अणु, आयन, मूलक के लिए नहीं होता। लीनियर स्पेक्ट्रम इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर एटम, नॉट फॉर मॉलिक्यूल और कंपाउंड और रेडिकल्स, इनके लिए वैलिड नहीं होता। तो इसका मतलब बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। बेटा स्पेक्ट्रम भी बोर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात की गई है। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के लिए। तो हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों ऑप्शन में देख लो किसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन में मिलेगा हाइड्रोजन में, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होता है सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए देखा गया था, हाइड्रोजन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझ में आ गई बात। तो बोर की बात करें या स्पेक्ट्रम की बात करें, जनरली वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 1 इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के लिए बात की जाती है। इज इट ओके बेटा। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं। 63 क्या बोलता है देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग टू लाइन एमिटेड बाय सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम। बेटा पहली बात तो आपसे फर्स्ट बामर लाइन की बात की है, तो बेटा एक बार थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, इसको बोर्ड को रफ करके फिर अपन बात करते हैं। तो अब बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन 63 में बात कर रहे थे, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की बात करें, फर्स्ट बामर लाइन की बात करें, प्रथम बामर लाइन की बात करें, तो देखो क्या होता है बेटा। बामर के लिए आपको पता है N1 कितना होगा 2, लाइमन के लिए 1, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्री, ऐसे ही तो चलता है। तो लाइमन के लिए तो 1, बामर के लिए कितना आ जाएगा 2, N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा। और N2 क्या आ जाएगा 2 प्लस फर्स्ट है तो 3। समझ में आ गई क्या बात बेटा। बेटा अपन बात करें तो हमको एक चीज पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो इसका मतलब जो न्यू और लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो सही बात है क्या, सही बात है बेटा। और यहां पे हमको एक चीज और पता है, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा है। तो बेटा यहां पे अपन को जो दोनों केस दिए हैं, पहला केस तो अपने से बात किया हाइड्रोजन के लिए और दूसरी बात की है हीलियम के लिए। दोनों में फर्स्ट बामर लाइन की बात की है, तो ये तो कॉमन है, कट गया। N1 N2 जब
सेम रहे तो बेटा अपन ये बोल सकते हैं 1/λ जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलो सही बात है क्या? और 1/λ जो है वो न्यू के प्रोपोर्शनल है, तो बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं यहां से कि 1/λ जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और न्यू के प्रोपोर्शनल है, बोल सकता हूं। तो यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी की बात की है तो ν1/ν2 इज इक्वल टू, ये हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, ये हीलियम की, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड हाइड्रोजन अपॉन जेड हीलियम का स्क्वायर। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 1/4। हाइड्रोजन के लिए हमारे को फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी है बेटा ν0। हीलियम के लिए मुझे निकालनी है तो वो आएगी आपकी न्यू हीलियम आएगा आपका 4ν0। समझ में आ गई क्या बात? डन बेटा। तो यहां पे बेटा क्वेश्चन 63 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4ν0 आपका आंसर आएगा। डन। तो हमको एक रिलेशन पता लग गया, लैम्डा न्यू और जेड स्क्वायर में क्या रिलेशन है। जब सेम ट्रांजिशन की बात करें n1 n2 की वैल्यू सेम हो तो ये रिलेशन है। डन। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4ν0, मतलब 63 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 64 पे बात कर रहा हूं, व्हाट इज द चेंज इन ऑर्बिट रेडियस व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो फर्स्ट पार्शियल सीरीज। तो बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पार्शियल सीरीज की बात कर रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, पार्शियल प्रथम पार्शियल लाइन की बात कर रहा है, रेखा की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा लाइमन के लिए n1 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पार्शियल के लिए n1 3 होता है। लाइमन के लिए n1 1, बामर के लिए n1 2, पार्शियल के लिए n1 3 होता है। n2 कितना आएगा 3 + 1 4 आएगा। तो आपको ये बोला है फर्स्ट पार्शियल सीरीज ट्रांजिशन हो रहा है, प्रथम पार्शियल रेखा में संक्रमण हो रहा है, तो त्रिज्या में कितना बदलाव होगा। तो फर्स्ट पार्शियल सीरीज ट्रांजिशन हो कहां रहा है, थर्ड से फोर्थ में हो रहा है, तो आपको बेटा त्रिज्या में बदलाव देखना है। तो आपको इसने ये पूछा है R4 - R3 कितना होगा। तो एक्चुअली में पूछना तो ये चाह रहा है, लेकिन 4 से 3 में चेंज नहीं पूछ के फर्स्ट पार्शियल सीरीज बोल दिया, जिससे कि आपको ये पता लगे कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है, कौन सी कक्षा की बात हो रही है। और बेटा यहां पे आपको पता है R का फॉर्मूला होता है n² / z × 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। बोलो होता है ये फॉर्मूला? डन। तो बेटा जेड हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जेड तो कांस्टेंट है, मुझे देखना है R4 - R3। तो R4 - R3 मतलब 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, जेड 1 आएगा हाइड्रोजन के लिए × 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बेटा यहां से सॉल्व करोगे तो 16 - 9 कितना आएगा 7, तो 7 × 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है, 9 7 = 63, 6 कैरी गया, तो आपके पास बेटा 3.703 आर्मस्ट्रॉन्ग करके आ गया। इसको बेटा आप ये भी बोल सकते हो 3.7 × 10⁻⁻10 मीटर। डन। तो कोई भी दो ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, या आपको पूछ रहा है कितना ट्रेवल हुआ, या आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट पार्शियल सीरीज, तो एक्चुअली में वो n1 n2 की वैल्यू देख के रेडियस का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। डिस्टेंस का मतलब रेडियस के लिए बात करता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 था। इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65, द स्पेक्ट्रा गिव्स बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम k to n लेवल। k to n की बात करूं बेटा तो आपको क्वेश्चन 65 में देखिएगा क्या बोला है। आपको पता है जब अपन ऐसे बात करते हैं तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ऐसे इनफाइनाइट जाता है। 1 का मतलब k, 2 का मतलब l, 3 का मतलब m, 4 का मतलब n होता है। जब बेटा अपन k से n में जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन k से n में जाता है तो ऊपर जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी रिक्वायर का मतलब बेटा ये किसका केस आएगा, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का केस आएगा। तो बेटा इसका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा आंसर।
समझ में आती है बात बेटा? बोलो, चलो आगे। आगे बेटा इसमें देखते हैं अपन, क्वेश्चन 66 की बात कर रहा है। क्या बोलता है 66, चेक करते हैं। आपको क्वेश्चन 66 बोल रहा है इफ RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। बेटा जो अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो R होता है इसे रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। एक्चुअली में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमने फॉर्मूला निकाला था लैम्डा के लिए वो रिडबर्ग ने बताया था, रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, इसलिए इसका R जो होता है उसे रिडबर्ग कांस्टेंट बोल दिया जाता है। ये गैस कांस्टेंट नहीं है, आप सोचो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन है ना बेटा, वो अलग है। ये R रिडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 109677 करके होती है, ये आपने पढ़ा होगा। डन। और 1/R अपने ज्यादा काम में आता था इसमें, जिसको अपन 912 आर्मस्ट्रांग करके मानते थे, ये आपको याद आ गया होगा। तो बेटा क्वेश्चन 66 की बात कर रहा हूं, रिडबर्ग नियतांक रिडबर्ग कांस्टेंट RH है, तो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, हमारे को ये जो एनर्जी पूछ रहा है वो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है। तो बेटा ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो देखिएगा, हमको एक तो पता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू SC बाई लेमडा, ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और एक हमें पता है 1/λ इज इक्वल टू R, ये R रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट को इसने RH बोला, RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बेटा यहां से अपन को पता लगा 1/λ जो है, यदि N फर्स्ट शेल की बात कर रहा है तो ये सब 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा, RH के इक्वल आ जाएगा। बेटा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, ऐड मतलब इनको देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटा एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी SC बाई लेमडा, SC बाई लेमडा। तो 1/λ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, RH, तो आ गई RH HC। एनर्जी जो जनरली होती है माइनस में बात करते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, माइनस में आती है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस RH इंटू SC। इसका मतलब आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात बेटा, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। माइनस क्यों आया ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी हाइड्रोजन एटम में जब देखते हैं तो केवल इंफिनिटी पे 0 होती है, बाकी चाहे कोई सी भी कक्षा कोई सी भी ऑर्बिट में देख लो हमेशा नेगेटिव मिलेगी। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन 66 में पता लग गया आपका कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, 4th ऑप्शन आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन 67 की बात कर रहा हूं, बोल रहा है लीनियर स्पेक्ट्रम, पहले भी बताया है बेटा, रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम केवल एलिमेंट के लिए होता है, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, रेडिकल इनके लिए नहीं होता। तो बेटा इसका आपका ऑप्शन होना चाहिए 4th ऑप्शन करेक्ट है। इट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये तत्वों के परीक्षण में, पहचान में काम में लिया जाता है। तो लीनियर स्पेक्ट्रम मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम वाले का कौन सा आंसर आएगा, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन 67 का आपका 4th ऑप्शन आंसर आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन 68 में बोला है वेव नंबर फॉर सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बात की है, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो इसके लिए बेटा बात करें तो याद रखिएगा लाइमन के लिए N1 तो 1 होता है, N2 कितना आ जाएगा 1 प्लस गिवन क्या है 2, तो ये आएगा। इसके लिए वेव नंबर निकालना है, तरंग संख्या निकालना है। तो बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हमें पता है तरंग संख्या वेव नंबर ये होता है, ये क्या होता है 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात बेटा। तो तरंग संख्या वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। समझ में आ रही है बात बेटा। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो N1 रहेगा, तो न्यू बार आपके पास आएगा RZ स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। N1 आपको पता लग गया 1, N2 आपको पता लग गया 3 का स्क्वायर 9,
तो एलसीएम लोगे तो 8/9 आएगा, तो r इंटू 8/9। समझ में आ गई बात बेटा? तो न्यू बार यहां से सॉल्व कर लो। r रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी है, देखिए कितनी, 109678, 109678 इंटू 8/9। जैसे ही बेटा आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 97492, 97492 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका आंसर आया 97492 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका वेव नंबर या तरंग संख्या होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 68 का आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। डन। अब बेटा अपन आगे एक बार थोड़ा सा बोर्ड रफ कर देता हूं, आगे की बात करते हैं अपन बेटा। तो बेटा कैलकुलेशन वगैरह का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वहां पे बेटा आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। तो बेटा आगे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन 69 में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन 69 बोल रहा है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन मोर देन 1 स्टेप इन हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज। बेटा बोल रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन छठी से दूसरी कक्षा में कूदता है एक से अधिक पदों में, तो बामर श्रृंखला के लिए बामर श्रेणी में रेखाओं की संख्या। बेटा टोटल लाइंस पूछता तो फॉर्मूला क्या होता, ध्यान रखिएगा। टोटल लाइंस के लिए तो फॉर्मूला होता है, कुल रेखाओं के लिए तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। लेकिन आज आपसे टोटल लाइंस नहीं पूछा है, आज आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे केवल बामर श्रेणी में रेखाओं की संख्या, बामर सीरीज में नंबर ऑफ लाइन पूछिए जब इलेक्ट्रॉन 6 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है, संक्रमण कर रहा है। तो बेटा किसी पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस पूछे, किसी विशिष्ट श्रेणी में रेखाओं की संख्या पूछे, तो फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, नंबर ऑफ लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज, किसी विशिष्ट श्रेणी में रेखाओं की संख्या n2 माइनस n1 होती है। तो आज यहां पे बात करें तो बामर के लिए आपको पता है भाई n2 तो 6 होगा, बामर के लिए n1 2 होता है, याद रखें। लाइमन के लिए पूछता तो 1 लेते, पास्टन के लिए पूछता तो 3 लेते, ब्रैकेट के लिए पूछता तो 4 लेते, उसके अकॉर्डिंग करते। तो यहां पे बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो बेटा नंबर ऑफ लाइंस इन बामर सीरीज की बात करें तो वहां पे बेटा आपका आंसर आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन था ये, 69, इसका 4 होना चाहिए, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन बेटा। इसके बाद बेटा अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 क्या कह रहा है देखिएगा। 70 आपको बोल रहा है इन विच ट्रांजिशन फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी एमिटेड। तो बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है, सही बात है। और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बेटा कि जो एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रांजिशन में लगती है वो फर्स्ट सेकंड में लगती है, क्योंकि वहां पे गैप ज्यादा होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बेटा इसके चारों ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बेटा, चारों ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दी है वो देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आपको सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ बामर का मतलब बेटा
बामर के लिए तो 2 है, N1 तो 2, सेकंड लाइन तो मतलब 4 से 2 में जा रहा है, आप खुद चेक करते जाएंगे। सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो लाइमन बामर पास्चन, सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज आ गया। फिर फिफ्थ लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, 6 है तो 11 से 6 में जा रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो 2 से 1 में जा रहा है। तो बेटा मैक्सिमम एनर्जी कहां पे एमिट होगी, तो बेटा जब 2 से 1 में जाएगा तो वहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है और हमें पता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी एमिशन फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में एमिट होगी। डन बेटा, तो ये सॉल्व कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 71 में। 71 बोल रहा है रीजन फॉर एन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इज। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के लिए बात कर रहा है, रीजन क्या होगा, तो बेटा इसके लिए अपन बात कर ले उत्सर्जन रेखा स्पेक्ट्रम के लिए कारण। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। बेटा जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जाता है तो एमिशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है, उत्सर्जन नहीं होता, अवशोषण होता है। तो ये तो इनकरेक्ट है, गलत है। सेकंड बोला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कोई सी भी हो सकती है, ये भी गलत है। थर्ड बोला है ट्रांजिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ये बात सही है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जन रेखा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। कब? जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है। तो इसका मतलब 71 का आपका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा। क्वेश्चन 72 बोल रहा है, 72 में आ जाइए। क्वेश्चन 72 क्या बोल रहा है देखते चलिएगा। 72 बोलता है आपको इफ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड विल बी। बेटा याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन खुद की ग्राउंड स्टेट में है और वहां से एक्साइटेड हुआ, उत्तेजित हुआ, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा। तो याद रखिएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली तो वो 2 में पहुंचेगा, क्योंकि हमारे को एनर्जी डिफरेंस याद है 10.2 फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस होता है। तो इतनी एनर्जी के साथ वो यहां पे पहुंचेगा। तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन में कितनी नंबर ऑफ लाइन आएगी, 2 - 1, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 1 आएगी। क्योंकि पहले 1 था, 1 से 2 में चला गया, तो कितनी लाइन बनेगी, N2 - N1, तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा। चलूं आगे। इसके बाद बेटा आगे बात कर रहा है, तो इसका 72 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद बेटा आपसे बात कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस विल बी। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब अपन एटम में आगे जाते हैं 1 2 3 4 5, आगे जाने पर एनर्जी तो डिक्रीज होती है और हमें पता है एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में माइनस का डिफरेंस होता है। तो आगे जाने पर, न्यूक्लियस से बाहर की साइड जाने पर एनर्जी तो डिक्रीज होती है बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। सही बात है। एनर्जी तो सॉरी वेरी सॉरी, एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। भाई इंफिनिटी पे जाके एनर्जी मैक्सिमम होती है 0। वेरी सॉरी। तो याद रखें न्यूक्लियस से आगे जाने पर एनर्जी तो इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आपको बोला है क्वेश्चन 73 में हीलियम प्लस की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी कहां होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा कहां होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस विल बी। तो याद रखिएगा फर्स्ट कक्षा में, फर्स्ट ऑर्बिट में होगी, क्योंकि यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं। बेटा एक सेकेंड, यहां पे कुछ मिस्टेक कर रहा है ये। यहां से आगे जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो सही बात है। तो आगे जाने पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां होगी, यहां पे। यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। करेक्ट है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका बेटा 73 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्बिट, वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात बेटा। बेटा क्वेश्चन 74 की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन 74 में क्या बोल रहा है देखिएगा। आपको बोल रहा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज ऑफ Li+2
दैट ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ ड्यूटेरियम। तो बेटा सेम बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 1 होता है, और फर्स्ट लाइन की बात करें तो 1 + 1 2 होता है। तो आपको पूछा है ये अपॉन ड्यूटेरियम, इनका आपसे रेशियो पूछा है। आपको बेटा एक चीज पता है 1/λ होता है r/z², 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। बेटा सेम ट्रांजिशन के लिए दोनों में बात करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r कांस्टेंट है ही, तो 1/λ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, z² के। तो बेटा मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, लैम्डा लिथियम +2, तो z लिथियम का आ जाएगा। लैम्डा ड्यूटेरियम की बात करूं, ड्यूटेरियम का मतलब बेटा हाइड्रोजन की बात होती है, ड्यूटेरियम मतलब बेटा 1H2 होता है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। तो बेटा यहां पे ड्यूटेरियम की बात करूं तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो तो 1 ही आएगा, तो यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। बेटा बात करें रेशियो पूछा है, तो बेटा ये रेशियो आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1:9। तो बेटा इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 74 का बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये बेटा अपन ने देखा क्वेश्चन स्टेज 1 में 1 से लेके 74 तक बेटा अपन बात कर चुके हैं, राइट। तो बेटा क्वेश्चन अपन स्टेज 1 में बात कर ली अपन ने, 1 से लेके 74 तक बात कर ली है स्ट्रक्चर एटम में बेटा, जिसमें अपन ने आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बात की है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा आप यदि थ्योरी याद आ रही हो तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज आती है। लाइमन के लिए n1 1 रहता है, बामर के लिए n1 2 होता है, पास्चन के लिए n1 3 होता है, ब्रैकेट के लिए n1 4 होता है। ये सब आपको बता रखा है। ट्रांजिशन कैसे हो रहा है इसकी बात कर ली। जब टोटल नंबर ऑफ लाइंस के फॉर्मूले की बात करें तो बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, और किसी पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस की बात करें, पर्टिकुलर वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो बेटा फॉर्मूला n2 - n1 होता है। कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है बेटा, इनमें सब में कॉमन कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। जैसे यदि ट्रांजिशन सेम हो, जैसे फर्स्ट लाइमन सीरीज का ही ट्रांजिशन ऊपर बात कर रहा है, फर्स्ट लाइमन सीरीज का ही ट्रांजिशन नीचे बात कर रहा है, तो n1 n2 की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, z² पे। z एटॉमिक नंबर होगा। अब जैसे आपको ड्यूटेरियम बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ड्यूटेरियम का मतलब हाइड्रोजन का आइसोटॉप, और हाइड्रोजन का आइसोटॉप क्या होता है, 1H2 होता है। तो ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा अब इसमें आप क्या करोगे, 1 से 74 क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे बताया है, समझाया है, डन। तो एक तो आप उसको रफ कॉपी में 1 से 74 क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे आप दोबारा सॉल्व करके देखोगे कि आपसे हो रहे नहीं हो रहे, डन। और उसके बाद बेटा आप क्वेश्चन 75 से 100 तक और आप खुद एक बार करके देखोगे, या स्टेज 1 पूरी सॉल्व करके आप खुद देखोगे कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डन। तो बेटा आगे के क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो घबराना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन 75 से आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, 75 और आगे के। तो वहां पे बेटा आपके पहले क्वेश्चन देखे हुए रहेंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा। इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चंस को एक बार आप करके देखें बेटा, आप करके नहीं देखेंगे तो फिर बेटा मजा नहीं आएगा। इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है। समझ में आती है बात बेटा। तो आज के लिए इतना काफी है, ये अपन ने अपनी स्टेज 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए बात की थी। नेक्स्ट में बेटा लेक्चर में अपन स्टेज 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन 75 और उससे आगे की बात करेंगे। आपकी स्टेज 1 में बेटा क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा आपके क्वेश्चन है टोटल स्टेज 1 में बात करें 125 क्वेश्चन है। तो बेटा आपने अराउंड 50-51 क्वेश्चन और बच गए। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, उन 50-51 क्वेश्चन को एक बार आप फेस करोगे, एक बार ट्राई करोगे, होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन बेटा करके जरूर देखना है। क्वेश्चन आप खुद नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बेटा आपसे सोल्यूशन नहीं होंगे। समझ में आ रही है इतनी बात, डन, पक्का। तो क्वेश्चन खुद करके देखना है। नेक्स्ट आगे 75 से क्वेश्चन अपन बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। हाँ याद रखें कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, कैलकुलेटर से नहीं करनी है, ओके। तो बाकी की बातचीत अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।